हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्पेस ऑफ 5 ट्यूटोरियल्स। तो हमने स्टार्ट की थी केमिस्ट्री एट वर्क सीरीज़ और उसके पहले लेक्चर में मैंने आपको जियोलाइट क्या होता है और उसके कुछ एप्लीकेशंस बताए थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सीख रहे होंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है छोटी छोटी चीज़ें भी जो आप इंटर तक पढ़ते आते हैं उसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है आगे। ओके तो आज ये दूसरा लेक्चर है और यहाँ हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहाँ हमने छोड़ा था। जियोलाइट की इंपॉर्टेंस और उसके एप्लीकेशंस अभी ख़त्म नहीं होते हैं और बहुत ही सारे फील्ड्स में बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशंस जियोलाइट के देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज जियोलाइट हैव पोर्स, है ना। लास्ट सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि जियोलाइट्स का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है। वहाँ पे एल्यूमिनेट और सिलिकेट यूनिट्स एक दूसरे से कुछ इस प्रकार की जुड़ी होती हैं कि स्टैकिंग के दौरान, है ना, जियोलाइट में पोर्स बनते हैं। ठीक है, बहुत प्लेन पोर नहीं होते वो, ऐसा नहीं है कि एकदम सिलेंड्रिकल पोर हो जाएगा और आप ऐसे देखोगे तो एकदम आपको सीधे सीधे पोर दिखाई देगा, उसमें अंदर स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि जियोलाइट्स में पोर्स होते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप से स्टडी करोगे तो आपको पोर्स दिखाई भी देंगे और उसके अंदर स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देंगे, एकदम स्मूथ पोर भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन उस पोर की वजह से और डिफरेंट जियोलाइट में जब डिफरेंट पोर साइज होने की वजह से जियोलाइट्स हैव कैपेसिटी टू सेलेक्टिवली एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल्स, है ना। छोटे मॉलिक्यूल्स को वो सेलेक्टिवली एड्सॉर्ब कर सकता है। सेलेक्टिवली एड्सॉर्ब करने का मतलब कुछ को एड्सॉर्ब करेगा और कुछ को एड्सॉर्ब नहीं करेगा। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ जियोलाइट मेक्स इट दिस मच एप्लीकेटिव। इतना ज़्यादा एप्लीकेशन जियोलाइट का इसकी ये पोरस प्रॉपर्टी ही बनाती है। ठीक है, दो एप्लीकेशन हमने इसकी पोरस प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो जनरेट हो रहे थे उसके दो एप्लीकेशन हमने पिछले लेक्चर में देखे थे। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर वहाँ से स्टार्ट करें। ठीक, हमने वहाँ पे पढ़ा था ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स के बारे में। ठीक है, कि कैसे आप जियोलाइट की हेल्प से एयर से बाकी सारी गैसेस अलग करके ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड एयर ऑब्टेन करते हैं और उसको वेरियस मेडिकल पर्पस से यूज़ करते हैं। और हमने पढ़ा था कि कैसे हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में जियोलाइट का इस्तेमाल करते हैं और अल्टीमेटली यूट्रिफिकेशन जैसी स्थिति को भी अवॉइड कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ जियोलाइट। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग हमारे थर्ड एप्लीकेशन पे बढ़ेंगे विच इज़ न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट, न्यूक्लियर वेस्ट प्रोसेसिंग विद द हेल्प ऑफ जियोलाइट। तो देखिए, वैसे तो बहुत सारे लोगों को न्यूक्लियर वेस्ट पता होगा कि क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में दे दूं कि क्या बातें हो रही है, न्यूक्लियर वेस्ट एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, ताकि जो लोग बिल्कुल ही नए हैं वो भी थोड़ा बहुत समझ पाएँ चीज़ों को। वैसे 11th ऑनवर्ड्स जो लोग होंगे वो प्रॉपरली समझ ही लेंगे। ठीक है, तो देखिए, आप जानते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस रेडियो एक्टिव हैं नेचर में। ठीक है, अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे अल्फा, बीटा और गामा जैसी एनर्जेटिक रेज निकलती हैं। ठीक है, एनर्जेटिक रेज निकलती हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर मास। ठीक, क्या मतलब है? नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जो अपना मास लूज करके, अपना मास खो के उसके कॉस्ट पे कुछ रेज एमिट करते हैं अपने आप से। ठीक है, ये तीन प्रकार की होती हैं रेज, अल्फा, बीटा और गामा, और ये एनर्जेटिक रेज हैं। ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में चलती हैं। ये तो कम्प्लीटली एनर्जी है। ये पार्टिकल्स से बनी है लेकिन काफ़ी स्पीड होने की वजह से इनमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, और इन रेज की वजह से हम लोग कहते हैं कि ये मटेरियल्स रेडिएशन एमिट कर रहे हैं और अल्टीमेटली हम इन्हें रेडियो एक्टिव नाम देते हैं। मतलब ये रेडिएशन एमिट करने में एक्टिव है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम, आपने नाम सुना होगा उसका, प्लूटोनियम, पोलोनियम एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे मटेरियल्स हैं ऐसे जो कि रेडियो एक्टिव नेचर के हैं। फिलहाल के लिए यूरेनियम इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, तो आप उसको लेके चलिए। ठीक है, अब क्या है, इन मटेरियल्स की अपनी खासियत है भाई। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर स्पेशल रिएक्शंस देते हैं ये। ठीक, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन टाइप की। ठीक, क्या होता है इसकी डिटेल में मुझे नहीं जाना है और आपको भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस ये ध्यान रखिए कि हाँ, ये कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन देते हैं ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, जिसकी हेल्प से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस देते हैं जिसकी हेल्प से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक, अब देखिए क्या होता है, हम दो प्रकार से इन एनर्जीज़ का मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, एक वे ये होता है कि हम इन रिएक्शंस के तहत जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसको लिमिटेड वे में रिलीज़ होने दें
और फिर उस एनर्जी को हम किसी और एनर्जी में कन्वर्ट करके या फिर डायरेक्ट उसी फॉर्म में वेरियस पर्पज से यूज़ करें। ठीक है, तो मतलब ले देखिए एक तरीका हो सकता है लिमिटेड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड इट्स यूटिलाइजेशन, लिमिटेड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड इट्स यूटिलाइजेशन। ठीक, ये जो लिमिटेड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है और इसका यूटिलाइजेशन है इन द फॉर्म ऑफ दिस सेम एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ सम अदर एनर्जी विच वी हैव कन्वर्टेड दिस एनर्जी इनटू। ठीक है, ये जो तरीका है एनर्जी को यूटिलाइज करने का, अच्छे पर्पस से यूटिलाइज करने का, ये काम हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, ये काम हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट बहुत सारे आपने सुने भी होंगे शायद कभी ना कभी। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स लगाए जाते हैं जिसमें हम लोग रेडियोएक्टिव मटेरियल्स की रिएक्शन करवा के उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको एक लिमिटेड वे में प्रोड्यूस करते हैं। लिमिटेड वे में एज इन धीरे धीरे एनर्जी रिलीज कराएंगे और उस एनर्जी को उसी फॉर्म में या फिर किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके उस एनर्जी का हम यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो जब लिमिटेड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और उसका यूटिलाइजेशन हम करते हैं तो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस नोन एज न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, अदरवाइज हम लोग इस एनर्जी को अनलिमिटेड वे में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अनलिमिटेड वे में प्रोड्यूस करने का मतलब है कि सारा का सारा जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो एक साथ रिएक्शन करेगा और खूब ज़्यादा अमाउंट में एक साथ एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रह जाता और इस तरीके से जब इस एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है अनकंट्रोल्ड वे में, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हाँ यही फिर हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब कहलाता है ना, ये हमारा फिर न्यूक्लियर बॉम्ब कहलाता है। ठीक, कि भाई हाँ हमने कहीं एक ट्रिगर करने का उसे एक तरीका होता है जिसकी हेल्प से हम रिएक्शन इनिशिएट हो जाती है। जैसे ही आप ट्रिगर करते हो उसे रिएक्शन इनिशिएट हो जाती है और इनिशिएट होने के बाद वो रुकती नहीं है, अनकंट्रोल्ड वे में चलती रहती है और एक साथ बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू ऑब्जर्व एन एक्सप्लोजन, जिसको हम लोग न्यूक्लियर बम कहते हैं। तो ले देखिए ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं इनका हम एक बहुत ही बढ़िया अच्छे वे में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कि हाँ न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी प्रोड्यूस करें, उस एनर्जी को वेरियस पर्पस में इस्तेमाल करें काम के पर्पस में, या फिर हम एक बहुत ही वर्स वे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर बम। ठीक, तो ये तो भाई जनरल इंट्रोडक्शन है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, न्यूक्लियर वेस्ट क्या है, अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये सब तो ठीक है हम लोग यूज़ कर लेंगे, सही है। ठीक है, पर अल्टीमेटली जब हम ये रिएक्शंस करवा रहे होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सारा हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो कंज्यूम हो ही जाए। ठीक है, प्लस ये रिएक्शंस होने के बाद है ना, यूरेनियम जब भाई ये रिएक्शन अंडरगो करेगा, जाएगा, ये रिएक्शन जाएगा तो कुछ प्रोडक्ट देगा और संभव होता है ऐसा भी कि वो प्रोडक्ट भी रेडियो एक्टिव हो। ठीक है, प्लस ये भी हो सकता है कि ये रिएक्टेंट भी बच जाए। ठीक, तो इसका क्या दिक्कत है, ये जो बच गई चीज़ें होती हैं रिएक्शन होने के बाद न्यूक्लियर रिएक्टर में या फिर एटॉमिक न्यूक्लियर बम में, ठीक है, रिएक्शंस हो जाने के बाद जो चीज़ें बच जाती हैं और जो रेडियो एक्टिव नेचर की होती हैं उसको न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है प्रोड्यूस्ड आफ्टर द रिएक्शन ऑफ यूरेनियम, ठीक है, प्रोड्यूसिंग द एनर्जी इन लिमिटेड और अनलिमिटेड वे। ठीक, तो यहाँ पे जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम रेडियो एक्टिव वेस्ट या फिर न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं। ठीक है, और ये वेस्ट जो है ऐसा नहीं है कि आप इसे ऐसे ही कहीं फेंक दो कचरे में। ठीक, क्योंकि ये अपने आप में रेडियो एक्टिव है तो इससे भी ये रेडिएशंस निकलते हैं। अगर आप इन्हें ऐसे ही कहीं रख दोगे तो ये रेडिएशंस निकलेंगे और ये रेडिएशंस भाई बहुत खतरनाक होते हैं। अगर ये रेडिएशन ह्यूमन पे या किसी भी एनिमल बॉडी पे पड़ते हैं तो अपने रास्ते में आने वाले सारे टिश्यूज़ को ये मार देते हैं। ठीक है, इनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी हाई होने की वजह से इनके रास्ते में जो भी टिश्यूज़ आते हैं वो डेड हो जाते हैं। ठीक, और इस वजह से अल्टीमेटली ये ह्यूमन बॉडी पे या फिर एनिमल बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव डालते हैं। ह्यूमन के जो हमारे जो अंग हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, उन पे ये बहुत बुरा प्रभाव डाल सकते हैं और हमें विभिन्न प्रकार की दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आफ्टर दिस रिएक्शन, ठीक है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर और इन न्यूक्लियर बॉम्ब जो वेस्ट बच जाए उसका मैनेजमेंट किया जाए। आपने पढ़ा होगा जब हिरोशिमा पे और नागासाकी पे न्यूक्लियर बम गिराया गया था, एटॉमिक बम गिराया गया था, तो वहाँ पे बहुत सालों बाद तक भी, इनफैक्ट अभी भी डिसेबल्ड चाइल्ड्स पैदा होते हैं। ठीक है, और इसकी वजह यही है कि जो वेस्ट क्रिएट हुआ न्यूक्लियर बम से, वहाँ पे एटॉमिक बम से,
उसका ऑब्वियस है कि आप मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। हमने कोई न्यूक्लियर रिएक्टर में तो वेस्ट वहाँ पे बना नहीं है, अनकंट्रोल्ड वे में हमने कहीं बम गिरा दिया, भाई कहाँ कहाँ वेस्ट फैला नोबडी नोज, कितना आप कैसे प्रोसेस करोगे उसे, ठीक। और इस वजह से वो जहाँ जहाँ है उससे रेडिएशन निकल रहे हैं और वो अल्टीमेटली ह्यूमंस उसके एक्सपोजर में हैं, और इस वजह से वो आज भी खुद भी प्रभावित हो रहे हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली आने वाली अपकमिंग जनरेशन भी प्रभावित हो रही है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ कितना खतरनाक है वो रेडिएशन, ओके। तो इस रेडिएशन का मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जियोलाइट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स इन मैनेजिंग इन प्रोसेसिंग दिस न्यूक्लियर वेस्ट। कैसे, आइए देखते हैं। तो देखिए, जियोलाइट आप जानते हैं पोरस होने की वजह से, ठीक है, जियोलाइट्स पोरस होने की वजह से, ठीक है, सेलेक्टिवली एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब कर सकते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर वेस्ट है, अगर हम उसे जियोलाइट से गुजारते हैं, ठीक है, विथ अ पोर साइज ऑफ आवर इंटरेस्ट, है ना, हम ऐसे जियोलाइट से ही न्यूक्लियर वेस्ट को गुजारेंगे जिस जियोलाइट की पोर साइज हमारे इंटरेस्ट की हो। हमारे इंटरेस्ट के होने का ये मतलब है कि अगर सपोज जो हमारा न्यूक्लियर वेस्ट है उसमें यूरेनियम होने की, यूरेनियम रेडियो एक्टिव मटेरियल होने की संभावना अधिक है, ठीक है। तो हम एक ऐसा जियोलाइट ऑप्ट करेंगे जिसकी पोर साइज ऐसी हो जो यूरेनियम को एड्सॉर्ब कर ले, ठीक है, और बाकी जो नॉन रिएक्टिव मटेरियल्स हैं उन्हें वो छोड़ दे, ठीक। तो भाई हमारा तो मेन कॉज यही है कि हम रेडियो एक्टिव वेस्ट को, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसमें, है ना, उस वेस्ट में जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है हम उसे एड्सॉर्ब करा लें। तो हम जियोलाइट को चुनेंगे, है ना, विद द पोरस साइज ऑफ आवर इंटरेस्ट, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्स हम लोग उस पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव मटेरियल को एड्सॉर्ब करा लेंगे जियोलाइट में न्यूक्लियर वेस्ट से, ठीक है। अब जियोलाइट में एड्सॉर्ब होने के बाद देखिए, एक बहुत बढ़िया जियोलाइट की प्रॉपर्टी ये है, ठीक है, कि इसका जो एल्यूमिनोसिलिकेट स्ट्रक्चर है, एल्यूमिनोसिलिकेट स्ट्रक्चर जो है जियोलाइट का, ये बहुत ही खतरनाक होता है भाई। खतरनाक एज इन खतरा नहीं है इस समय, पॉइंट ये है कि ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज भी देता है जियोलाइट को, अदर देन दिस पोरस नेचर ऑफ जियोलाइट, ठीक है। ये एल्यूमिनोसिलिकेट स्ट्रक्चर जियोलाइट को इतना टफ बनाता है कि इट बिकम्स वेरी वेरी रेजिस्टेंट टू रेडिएशन even in porous form, even in porous form। क्या मतलब है इस बात का? अगर आप जियोलाइट में रेडियो एक्टिव मटेरियल को एड्सॉर्ब करा देंगे, है ना, जियोलाइट में रेडियो एक्टिव मटेरियल एड्सॉर्ब एक बार हो गया तो भाई अंदर जाके भी वो रेडिएशन तो इमिट करेगा ही, पर जियोलाइट जो है वो इतना रेजिस्टेंट है, जैसे मान लीजिए ये हमारा जियोलाइट है, इसमें ये एक पोर है, यहाँ पे जाके यूरेनियम एड्सॉर्ब हो गया, ठीक है, तो ये एमिट तो करेगा ही रेडिएशन, लेकिन ये जो जियोलाइट का मटेरियल है, यहाँ जो एल्यूमिनोसिलिकेट स्ट्रक्चर है हमारा, ये रेडिएशन से इतना, रेडिएशन के खिलाफ ये रेजिस्टेंट है, ठीक है, रेडिएशन के टूवर्ड्स ये इतना रेजिस्टेंट है कि ये रेडिएशन ये कभी भी बाहर नहीं आने देगा, ठीक है, ये रेडिएशन ये कभी भी अपने थ्रू होकर बाहर नहीं आने देगा, ठीक। और अब आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। दिस बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हमने वो न्यूक्लियर वेस्ट कैप्चर कर लिया एंड जियोलाइट इज नॉट अलाउइंग द रेडिएशन टू कम आउट ऑफ इट, ठीक। इससे क्या होगा भाई कि हम रेडिएशन से बच जाएंगे, ठीक है। क्या किया जाता है कि ये जो जियोलाइट्स हैं हमारे, एक बार अगर ये एकदम सैचुरेट कर गए न्यूक्लियर वेस्ट से, ठीक है, जो हमारा जियोलाइट होगा, मान लीजिए ये जियोलाइट रॉक है, एक बार जब ये सैचुरेट कर गई, इसके सारे पोर्स ऑलमोस्ट भर गए न्यूक्लियर वेस्ट से, अब और एड्सॉर्प्शन करने में ये कैपेबल नहीं है, तो इस जियोलाइट का हम लोग क्या करते हैं, इसको हॉट प्रेस करके, मतलब थोड़ा हीट करके, और फिर अपने मुताबिक इसे सिरेमिक्स में ढाल लेते हैं, बर्तनों में, ठीक। हॉट प्रेस करके सिरेमिक्स में ढालने का मतलब कि हम प्रॉपरली इसको, इसके पोर्स को कवर कर देंगे। सिरेमिक्स बनाने के दौरान, बर्तन बनाने के दौरान हम प्रॉपरली इसके पोर्स को कवर कर देते हैं। पोर्स कवर अगर थोड़े बहुत नहीं भी होंगे तो भी ये रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है, ठीक है। अब उन सिरेमिक्स को आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और जो न्यूक्लियर वेस्ट है हमारा वो हमेशा हमेशा के लिए जियोलाइट में ट्रैप हो जाता है। विथ टाइम वो स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है और किसी भी प्रकार का रेडिएशन का बाहर आने का खतरा नहीं रहता है, ठीक है। तो इन दिस वे जियोलाइट्स हेल्प्स
इन न्यूक्लियर वेस्ट प्रोसेसिंग। आप न्यूक्लियर वेस्ट को इसमें ट्रैप करके, है ना, रेडियो एक्टिव मटेरियल को उसमें ट्रैप करके हमेशा हमेशा के लिए जियोलाइट में ही बंद कर सकते हैं। विद द पीरियड ऑफ टाइम दिस न्यूक्लियर वेस्ट विल ऑटोमेटिकली बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टेबल न्यूक्लियाई विच विल नॉट एमिट एनी रेडिएशन, है ना, एंड टिल देन द रेडिएशन which it will emit inside the zeolite will not be able to come out of its surface due to the resistant nature of zeolite structure। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं आप कि कितना बड़ा हमारे लिए हेल्प हो जाता है कि हाँ, हम न्यूक्लियर वेस्ट से, है ना, रेडिएशन एक्सपोजर से ह्यूमंस को बचा सकते हैं, मैनकाइंड को, एनिमल्स को बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये भाई न्यूक्लियर वेस्ट प्रोसेसिंग में इसका इस्तेमाल था जियोलाइट का। ठीक, इसी प्रकार से जियोलाइट का इस्तेमाल न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट में भी होता है। ये प्रोसेसिंग है, मैनेजमेंट नहीं है, प्रोसेसिंग है कि आप कैसे न्यूक्लियर वेस्ट जो बना हमारा, ठीक है, उसको हम कैसे प्रोसेस कराएंगे, किस प्रोसेस से गुजार के उससे हम बच जाएंगे। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है ये भी समझ लें। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों चीज़ों में, आप चाहें तो प्रोसेसिंग मैनेजमेंट एक अल्टरनेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इस फोर्थ एप्लीकेशन को थर्ड एप्लीकेशन में ही इंक्लूड कर सकते हैं, थर्ड ही लेके चलते हैं हम लोग। ठीक, ऐसा भी होता है कि जैसे सपोज हमारा सी है, ठीक है, समुद्र है, आप जानते हैं कि जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड चलता है वो ज़्यादातर सी के माध्यम से ही चलता है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि मोस्टली ऐसा होता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री, ठीक है, जो न्यूक्लियर सब्सटेंसेस ट्रेड होते हैं, है ना, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स ट्रेड होते हैं, वो सी की हेल्प से होते हैं, सी के साधन से होते हैं, है ना, सी से होकर जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सी में ये न्यूक्लियर वेस्ट या फिर ऑयल जा रहा है, कोई भी चीज़ जा रही है, तो कभी कभी एक्सीडेंटली ये सारी चीज़ें लीक कर जाती हैं और सी में गिर जाती हैं। आपने कई बार शायद कभी पढ़ा हो, सुना हो कि सी में ये ऑयल लीक कर गया तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, उस एरिया में बहुत ज़्यादा ऑयल लीक कर गया तो पोल्यूट हो गया वो सी हमारा, वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ ख़राब हो गई, मछलियाँ मरने लगीं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ऐसा बहुत बार हो जाता है कि एक्सीडेंटली जो मटेरियल ट्रेड किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सी पाथ, वो एक्सीडेंटली सी में लीक कर जाते हैं। ठीक, तो भाई अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल सी में लीक करेगा तो फिर हमारे पास समस्या है, वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ को प्रभावित करेगा। ठीक है, और अगर इन केस बह के किनारे आता है, ठीक है, या फिर ह्यूमन कांटेक्ट में जाता है ड्यूरिंग द ट्रेड एज वेल, तो फिर वो हमें भी प्रभावित करेगा, हमें भी रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, उसका अगर प्रॉपर डिस्पोजल नहीं किया गया उस न्यूक्लियर वेस्ट का, तो वो बहुत समय तक हमारे लिए खतरा बना रहेगा, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी के केस में भी हुआ है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जब सी में लीक कर जाता है न्यूक्लियर वेस्ट, तो उस जगह पे और उस जगह से कुछ दूरी तक पे जियोलाइट के बैग्स डाल दिए जाते हैं सी में। जियोलाइट बैग्स मतलब हम पोरस बैग में जियोलाइट ठूस के, जियोलाइट भर के उन बैग्स को सी में गिरा देते हैं, उस रेंज में जहाँ लीकेज हुआ है और उससे कुछ किलोमीटर्स की रेंज में जहाँ पर बह के मटेरियल जाने की संभावना हो। ठीक है, अब ये जियोलाइट बैग्स में पड़ा जो जियोलाइट है वो हमारे, उसकी जो पोरस साइज़ है वो हमारे इंटरेस्ट की होती है, वो न्यूक्लियर वेस्ट को अधिक से अधिक एड्जॉर्ब कर लेता है। और जैसा कि मैंने बोला, अब अगर वो एड्जॉर्ब एक बार जब कर लेगा तो पोरस होने के बावजूद वो रेडिएशन को बाहर नहीं आने देगा और अल्टीमेटली जो हमारा रेडिएशन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा किसी एनिमल या ह्यूमन बॉडी के। ठीक है, और वो भाई ले दे के हम उससे बच जाएंगे। तो अब ऐसा तो नहीं है कि सारा ही न्यूक्लियर वेस्ट 100% एड्जॉर्ब हो ही जाएगा जो लीक हुआ है, लेकिन फिर भी हम खतरे को कुछ हद तक तो कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जियोलाइट बैग्स। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है जियोलाइट न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में भी। ठीक, खैर यहाँ बातें खत्म नहीं होती हैं, हम लोग कुछ और एप्लीकेशंस भी देखेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, छोटे छोटे वीडियोज़ ही देखिए, अपना इंटरेस्ट बनाए रखिए और बाकी मेन कोर्स पढ़ते रहिए, बिकॉज दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिलहाल के लिए 11th-12th में अगर आप हैं तो अभी आपके लिए यही ज़रूरी है कि आप वो पढ़ते रहें। इससे ऐसे टाइम पास, अपना इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए कि हाँ क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, क्यों हम जुड़े रह सकते हैं सब्जेक्ट से टाइप का, आप देख सकते हैं फ्लो में। ठीक है, बस ऐसे ही ऊपर से। ओके, आज के लिए इतना ही, खूब पढ़िए, टेक केयर।